लोक जीवन में मेरे गीत बिखरे पड़े। तो मुझे सागरवा को भी जानना है, हाँ। सागर को भी जानना और डॉक्टर सागर को भी जानना है। मेरी जो पहली रिकॉर्डिंग हुई हाँ। वो श्रेया घोषाल के साथ। अरे वाह, कई दशक खाली होने के बाद डॉक्टर सागर आए। उसमें 4 गाने मैंने लिखे थे, जिसमें अरिजीत सिंह ने गाया था एक गाना मनवा बेहरूपिया, एक गाना गाया था पपन। मतलब जब मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में होता हूँ तो उस दरमियान में मनोज बाजपेयी को मैसेज कर देता हूँ। शहर में आ गए, कंक्रीट पे तो चलने लग गए, बट बदन की मिट्टी जो है वो छूटी नहीं। दरोगा जी को मत समझाओ क्या रॉन्ग क्या राइट है, और चेक पोस्ट का हवलदार भी पौआ मार के टाइट है। स्वागत है आपका नवकाश में। ये विचारों का नया आकाश है। तो इस नए आकाश में मैं एक शायरी प्रस्तुत करना चाहता हूं आपके लिए कि तू वो जुल्फ शाना परवर जिसे खौफ है हवा का, मैं वो काकुले परेशान जो सवर गई हवा से। इसका अर्थ है कि तुम वो इंसान हो जो मुसीबतों को देख के घबरा जाते हो, और मैं वो इंसान हूं जो मुसीबतों को देख के और भी निखर जाता हूं, सवर जाता हूं, और ये सोचता हूं कि इस मुसीबत से और कितनी खूबसूरती से निकला जाए। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये शायरी क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि मैं जिस इंसान के बारे में बात कर रहा हूं वो इंसान कागज कलम के होने से, या बहुत सारी पढ़ाई के होने से, या फिर उनके पास तकनीक का ज्ञान होने से, लैपटॉप के होने से, क्योंकि आजकल लोग लैपटॉप पर भी लिखने लग गए हैं, मोबाइल पर भी लिखने लग गए हैं, इन सारी सुविधाओं से लेखक बन गए, ऐसा नहीं है। इंसान लेखक बने हैं अपने अनुभवों से। उन्होंने वो गांव की पगडंडियां देख रखी है, वो माँ की मोहब्बत देख रखी है, वो पिता का संघर्ष देख रखा है, अपने सारे रिश्तेदारों को देख रखा है कि ये किस परिस्थिति में रह रहे हैं और क्या मुझे इसी परिस्थिति में रहना है या इससे बाहर निकलना है। तो कोई वैसा इंसान जब ट्रेन पकड़ के शहर आ जाता है तो शहर उसको बदलने की कोशिश करता है, उसकी भाषा को बदलने की कोशिश करता है, उसके चाल ढाल को बदलने की कोशिश करता है, उसकी सोच को बदलने की कोशिश करता है। शहर उसे अपनी धारा में बहाने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों से बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं और वो अपना काम करते हैं, और वो नहीं बदलते, बल्कि वो कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि लोग उनकी धारा में बहने लग जाते हैं। मैं आपको बताऊं तो बचपन में एक बात मैंने पढ़ी थी कि काजल की कोठरी में कितने ही सियाने जाएं, एक लीक काजल तो लगिए पे लगी है। लेकिन भाई साहब, मैं आपको दिल से बताना चाहता हूं कि काजल की कोठरी नहीं, काजल की फैक्ट्री में रहने वाले एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसी अफराजियत, एक ऐसे अंजुमन की बात कर रहा हूं मैं, जो काजल की फैक्ट्री में भी रह के एक लीक काजल नहीं लगा, और जो बात मैं बचपन से सुन के रखा था वो बात झूठी साबित हो गई। मैं आपका परिचय करवाना चाह रहा हूं डॉक्टर सागर से। और डॉक्टर सागर जो कि गीतकार हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज इंटरनेट की दुनिया में एक से एक लोग आए हैं, एक से एक चीज़ें हो रही हैं, मगर आप हर दूसरी तीसरी मीम में अगर कोई गाना लगा हुआ है तो वो डॉक्टर सागर का है। तो मेरे जेन जी पॉपुलेशन और मेरे वो पॉपुलेशन जो आप नहीं जान रहे हो कि डॉक्टर सागर कौन है, मगर आप गाना सुनोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि अरे ये डॉक्टर सागर ने लिखा है। तो मैं डॉक्टर सागर के बारे में आपको और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा, लेकिन बेहतर है कि हम उनसे सुनते हैं और बाकी तो मैं आपको बताता रहूंगा। तो सर, स्वागत है आपका नवकाश में। जी जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर आने के लिए। नवीन जी। तो सर, आप बलिया से हैं जी, और जो गाने आपने लिखे हैं और जैसे गाने फेमस हुए हैं, बेसिकली क्या है सर कि बिहार एक शब्द है जो बेसिकली हिंदी भाषियों का प्रतिनिधित्व करता है, कुछ ऐसा है मतलब। तो लोग जैसे यूपी वाले भी हैं तो लोग बात करते हैं कि अरे यार वो तुम बिहारी हो क्या, तो नहीं हम यूपी से हैं, लेकिन वो एक्चुअली में एक प्रतिनिधित्व करता है। तो और आप बलिया से, और आपने इतने गाने बिहार पे लिखे हैं और वो एक जुड़ा हुआ है, लोगों को लगता है कि आप बिहार से हैं। जी। तो
पहले कभी सुना था सर कि बागी बलिया जैसा कुछ एक जी। शब्द है जो फेमस है, जी तो मुझे लगा कि आपके स्वागत में जी आपको देख करके ये बात कही जाए कि बागी बलिया है, बलिया बागी है, मगर थोड़ा बिहार का ज्यादा सहभागी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है ना, बस वो बॉर्डर है। एक किस्सा याद आ रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी बलिया के रहने वाले हाँ हैं। हाँ तो किसी ने मुझे कहा कि ये बलिया वाले इतने बेवकूफ क्यों होते हैं। हाँ। जो सवाल पूछने वाले थे वो बिहार से थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा क्योंकि थोड़ा बिहार से सटा हुआ है। क्या बात है सर। हाँ। बलिया, गोरखपुर, और ये बेसिकली पूर्वांचल जो है वो एक अलग, वो हाँ, एक्चुअली बिहार है, जो एक्चुअली हाँ। पूरा बलिया, गाजीपुर, देवरिया तो खांटी बिहारी है। मैं ये बलिया, देवरिया, गाजीपुर, हाँ, ये तो प्योर है। तो मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था सर, तो गाजियाबाद के आसपास कुछ सीट की लड़ाई हो गई। हाँ अपना तो रिजर्वेशन होता नहीं था, दिल्ली में पढ़ते थे हाँ तो लड़ाई हो गई। तो फिर वो लड़ रहे हैं, अरे तुम बिहारी हो, बोला तुम यूपी को, ये वो करके मैं बीच में गया, मैं बोला कहाँ यूपी कोई स्टेट है क्या? गाजियाबाद के बाद आसनसोल तक बिहार है, हाँ कैपिटल तुम इलाहाबाद रख लो, हमको प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो ये हंसी मजाक जो है वो उस बेल्ट में चलता रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सर आपका काम तो मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर देख चुका हूँ, आपने बहुत चीज़ें बता रखी है, तो हम आएंगे काम पर, लेकिन मुंबई पर हम थोड़ी देर के बाद आएंगे। पहले हम जानना चाहेंगे सर कि आपकी जर्नी की जो शुरुआत है, सर डॉक्टर सागर बनने के पहले आप सागर होंगे, जी। सागर के पहले आप, हम लोग तो जैसे नवीन है तो नवीनवा हो जाता है, हाँ तो आप सागरवा होंगे। हाँ तो मुझे सागरवा को भी जानना है, हाँ। सागर को भी जानना और डॉक्टर सागर को भी जानना है। तो बिल्कुल। तो आप वहां से शुरू कीजिए सर, बचपन आपका जानना चाहते हैं सर हम। जी बचपन, एक्चुअली इतने पॉडकास्ट में इतने किस्से हो गए बचपन के कि मैं बताना चाहता हूँ। एक्चुअली कबीर दास ने कहा है ना कि गुरु गुरु गोविंद, हाँ, दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो एक्चुअली बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है, मतलब गुरु चाहिए होता है। तो मैं अपना जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो लोक जीवन है, मेरे लिए वही गुरु है पहला। मैं कवि हूँ और मैं गीत लिख रहा हूँ, गीतकार हूँ, तो मैं दूसरी कक्षा से मैं लिख रहा हूँ। पहली कविता जो लिखी थी मैंने वो दूसरी क्लास में लिखी थी, और वो कविता मैंने अपने टीचर को सुनाई और वो बड़ी हैरत में आ गए कि इतना अच्छे से कैसे तुमने बुन लिया इस कविता को। वो कविता अब याद नहीं है, बट मैं जो मिशन स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, जो स्कूल मेरे गांव में ही है, मेथोडिस्ट मिशन स्कूल, जो पहली क्लास से तीसरी तक है, तो तीसरी क्लास तक वहाँ पढ़ा हूँ, जहाँ मैंने पहली बार कविता लिखी। और धीरे धीरे जो मेरा परिवेश है, जैसे कि हम बहुत ही गीतात्मक समाज में रहते हैं। जी सर। एक्चुअली हर क्रियाकलाप में गीत है, चाहे वो मौसम हो, कजरी का मौसम आ गया, सावन आ गया तो कजरी गाने लगे, होली आ गया तो होली गाने लगे, और जितने फेस्टिवल हैं, शादी विवाह है, सब में गीत है। खेतों में काम करते हुए गीत गाते हुए धान रोपना है। तो हमारी पूरी संस्कृति गीतात्मक है। यही इसी संस्कृति ने मुझे गीतकार बनाया है। वाह। और जिनको मैं गुरु मानता हूँ, पहला गुरु मैं मानता हूँ सत्यदेव पांडे को, जब मैं 6वीं क्लास में गया। और उनका योगदान ये है कि उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। जो मैं लिख रहा हूं, तो गुरु अगर कोई ऐसा मिले जो आपको गाइड करे, आपको भ्रमित न करे, और आपको बताए कि जो आप कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, तो उससे बहुत हौसला मिलता है। तो मैं उनको प्रथम गुरु मानता हूँ, सत्यदेव पांडे को। मेरे 6वीं से 8वीं तक वो मेरे गुरु रहे।
और आपको बता दूं कि मैं 6वीं क्लास में जब मैं था, और 15 अगस्त 26 जनवरी का मौका है, 26 जनवरी का, और उस दरमियान स्कूल में लगभग 50 गीत गाए गए थे। 50 गीत जो लड़के लड़कियों ने उस ओकेजन पे गाया था, वो 50 मेरे लिखे हुए थे। क्या बात है सर। और टीचर ने, सत्यदेव पांडे ने सबसे पहले मुझे कुछ 10 रुपया निकाल के इनाम के तौर पे दिया। सबसे पहले उन्होंने बोला कि अरे तुमने इतना लिख दिया, तुम भी तो कुछ सुनाओ। तब थोड़ा सा मैं बहुत शर्मीला था, तो कहे नहीं सर, मुझे तो गाने नहीं आता, और मैं गीत ही लिखता था। तो उन्होंने मुझे बुला के 10 रुपया इनाम दिया। उनकी देखा देखी सारे टीचरों ने मुझे 5 रुपया 10 रुपये का, वो तब बहुत बड़ी रकम थी मेरे लिए। और गुरुओं के हाथ से मिलना पैसा, वो तो बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए। तो हाँ, वैल्यू ही नहीं है सर। तो वो किस्सा फिर हम आएंगे कि जेएनयू से पीएचडी करने के बाद सत्यदेव पांडे का थाली में मैंने पांव धोया था। क्या बात है सर। फिर जब मैंने पीएचडी पूरी कर ली तो मैं गया और गुरु का पांव पखारने का मैंने पूरा एक प्रोग्राम रखा था, जिसमें कम से कम 5 गांव के लोग इकट्ठे थे। क्या बात है। और सारे उस समय के स्कूल बंद कर दिए गए थे। क्या बात है सर। वो बहुत भव्य प्रोग्राम हुआ था। तो हम पहले टॉपिक पे आते हैं कि मेरी जो यात्रा है बलिया की। बलिया से 50-60 किलोमीटर दूर मेरा गांव ककरी है, जहां मेरा जन्म हुआ और जहां मैं, मेरा ब्रिंगिंग अप जहां की है। तो सबके गांव एक जैसे हैं। आपका भी जो गांव होगा वो एक ही जैसा है। वो एक ही जैसा है। वहां के लोग, प्यारे लोग, वहां की माएँ, चाचियां, दादियां सब गीत गा रही हैं त्योहारों में और शादी विवाह में। तो वो हमारे संस्कार में है। मैं बलिया इतनी दूर है और गांव की औरतें गीत गुरुचरण मिलेला बड़ी भाग से निर्गुण गाते हुए जा रही हैं, और हम गीत सुनते सुनते उनके पीछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं बड़ा होता हूँ और बिरहा का दौर रहा है हमारा, जिस समय बुल्लू, रामदेव, परशुराम, पारस, बेचन, ओम प्रकाश यादव, मदीना मास्टर, ये अपने जमाने के बड़े सिंगर लोग थे बिरहा के। तो बिरहा ने भी मुझे बहुत प्रभावित किया है। बिरहा, उनकी वजह से मैं लोकगीत लिखना सीखा, बिरहा सुन सुन करके। और सरस्वती वंदना भी और लोकगीत भी। और 15 अगस्त 26 जनवरी को मैं जितने गीत स्कूलों में गाए जाते थे वो सारे गीत गाए जाते थे। और आज भी लोक जीवन में मेरे गीत बिखरे पड़े हैं। आज भी स्कूलों में मेरे लिखे गीत गाए जाते हैं, स्कूल में बच्चे गाते हैं। तो पूरा जो मेरा वक्त है बचपन का, मैं एक दिन में 10-10 गीत लिख देता था। और बड़ा एक मशहूर मामला ये है कि मेरा दोस्त था जो धोबी है, और वो बचपन का दोस्त, और वो गाने आता था, मुझे गाने नहीं आता था। तो कोई अगर मुझे खोजते हुए आता था तो लोग बोलते थे कि खेत में कहीं देख लो जहां 2-4 गधे दिख रहे होंगे तो वो उसी के साथ होगा। तो उधर उसके गधे चर रहे हैं, और वहीं पे हमारा जो दोस्त है सिंगर, तो वो मैं लिख रहा हूँ और वो खेत में गा रहा है। तो कोई भी मुझे ढूंढते हुए आए कि सागर कहाँ है, तो कोई देखना नहीं, कहीं अगर गधे 4-5 दिख रहे होंगे तो उधर ही होगा वो अपने दोस्त उमेश के साथ होगा। तो हम बड़े मन से रंग में आके गीत लिखते थे। और कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मतलब मैं उसके साथ ज्यादा रहा हूँ, और मैं गधों से डरता नहीं था क्योंकि वो भी मुझे पहचानते थे। तो हम पैर के नीचे से घुस के अंदर वाले कमरे में गीत लिखते थे। और गर्मी का अगर सीजन है तो वो पंखा झलता था, वो मेरा दोस्त और मैं गीत लिखता था। तो ऐसे हमने खूब गीत लिखे, खूब गीतात्मक जीवन मैंने खूब जिया। और एक गीतकार को क्या चाहिए, आदत एक सिंगर चाहिए, जो उसको गाए। कि अरे मैं गुनगुना के बताता था कि ऐसे है। तो
वो बड़ा अच्छा गा लेता था। हालांकि वो आगे, चूंकि गांव में जल्दी शादियां हो जाती हैं और जिम्मेदारियां जीवन में आ जाती हैं, तो वो लोग वहीं रह जाते हैं। और फिर मैं नाटकों में भी मैं शामिल रहा। मतलब नाटकों का मैंने लेखन और निर्देशन भी किया है बचपन में। वाह। जितने, मतलब हम सट्टा पे भी जाने लगे थे। अच्छा। हम उस जमाने में 100 रुपए में सट्टे पे गए हैं अपनी नाटक मंडली लेके। लेकिन थोड़ा मेरे घर वालों को ऐतराज था इससे कि ये क्या नाचने गाने का काम शुरू कर दिया। तो फिर मैं बिरहा पे आया और बाद में मैं पढ़ाई पे फोकस किया। मुझे लगा कि ये सिर्फ गाना बजाना करने से मुझे आइडिया नहीं था कि लिखने के कितने पैसे मिलते हैं। हाँ। पैसे मिलते भी हैं या नहीं। हाँ। तो मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, जहाँ पे कि मैं बचपन में सपने देखता था कि मैं गाने लिख के अपना घर बनवाऊंगा। मेरा जो बलिया में घर है, हाँ, मेरे गीतों के पैसे से घर बना है। क्या बात है सर। तो मैं ऐसे सपने पूरा करता हूँ। तो मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे गाने लिखने के कितने पैसे मिलते हैं। तो इसलिए मैं सोचता था कि पहले मुझे अच्छी पढ़ाई करनी होगी और अपने करियर को पहले सिक्योर करना होगा। तो इस वजह से एक्चुअली गीत तो मैं 12वीं के बाद मुंबई आ जाता तो भी मैं गीतकार होता। लेकिन मैं नौकरी को भी टारगेट करके चला था कि मेरी इतनी अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए कि मुझे सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत ना हो। एटलीस्ट मैं पीएचडी करूं और प्रोफेसर बनूं। जो मतलब बेसिकली हम यूपी बिहार के लोगों का एक सपना होता है कि भाई हम सिक्योर रहें और हमारे पेरेंट्स को, हमारे भाई, हमारी भाभियां, हमारे भतीजे भतीजियां, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे पढ़ने लिखने आता है, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पढ़ाई करके नौकरी लेके और अपनी फैमिली को मैं संरक्षित करूं। नहीं बिल्कुल सर। हाँ, ये मेरे बचपन से मेरे ध्यान में था। आप एक ऐसे इंसान है सर, मैं बताऊं तो, और मैं दर्शकों को बेसिकली ये बताना चाहता हूं कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि मुंबई में वर्ली से लेके उधर दहीसर, मीरा रोड के आगे तक, जितनी दूर तक चले जाएं, गुजरात बॉर्डर तक, जहां भी राइटर रहते हैं, शायद ही कोई राइटर होगा जिसके ऊपर में एक कंधे पे बीएचयू और एक कंधे पे जेएनयू होगा। हाँ जी। हाँ। और उसके बाद वो गीतकार भी होंगे और वो मिट्टी से निकले हुए गीतकार होंगे। बिल्कुल। जो शहर में आ गए, कंक्रीट पे तो चलने लग गए, बट बदन की मिट्टी जो है वो छूटी नहीं। हाँ, लिपट गई जो धूल पांव से, वह गोरी है इसी गांव की, वह गोरी है इसी हाँ जी सर। तो ये तो आपने बचपन की और दोस्तों की और जो ये सारी बातें आपने बताई है जी, वो सच कहूँ तो सर वही इंसान बता सकते हैं ना, जो इंसान अपने अंदर से गांव को छोड़ा नहीं है जी, जो कहीं भी गया है मगर अपने अंदर में एक गांव को बसा के रखा हुआ है। बिल्कुल। तो आपने उस चीज को बसा के रखा है सर जी। तो फिर आपकी मैं एक बार मुंबई कैसे आप आए, आने की जर्नी जानना चाहेंगे। फिर उसके बाद पूरी मुंबई आपसे जानना चाहेंगे कि आप मुंबई को कैसे जानते हैं, मुंबई आपको कैसे जानती है, और कैसे कैसे एक एक स्टेप आप आगे बढ़ते गए, और कैसे आपने जेकर बाग का कलेजा। हाँ, लेकिन उसमें एक लाइन जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, लाइन नहीं बेसिकली 2 शब्द है सर। हाँ। वो है गुनाहगार नगरी। हाँ। शायद आपसे ये सवाल नहीं पूछा गया होगा, लेकिन गुनाहगार नगरी जब आपने लिखा ना सर, तो ये अपने आप में एक पूरा उपन्यास है जी। ये इस शब्द पे फिल्म बननी चाहिए। हाँ। जी सर। तो आप ये यात्रा बताइए सर की। तो इसमें क्या है कि देखिए, मैं गांव में गीत लिख रहा था और बिरहा लिख रहा था, लोकगीत लिख रहा था, लेकिन मेरे, सच पूछिए तो कल ही मैं एक गाना सुन रहा था, तेरी मोहब्बत ने दिल में मुकाम कर दिया। हाँ। और तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। ये रंग फिल्म आई थी। हाँ, और ये जब गाना बजा तो पहली बार भोजपुरी से हट के हिंदी पे मेरा ध्यान गया। हाँ। अभी मैं भरत शर्मा के गीत सुन रहा था, हमार नेहिया देहिया में गदराई, या गवनवा के साड़ी, गवनवा, हाँ, गोरिया चांद के जोरिया नियर गोर बाड़ू हो, तो हर जोड़ के होने के बेजोड़ बाड़ू, ये सब मैं सुन रहा था। काश हम दोनों में कोई गा पाते तो गोरिया वाला इतना सुंदर गाना है कि गुनगुना देते। तो वो जो अचानक वो गाना बजा किसी शादी वादी में, और
जब ये आया कि तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया, और तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तो इसने बहुत आकर्षित किया, इस धुन ने बहुत खींचा मुझे। और मैंने कहा कि यार मैं ऐसे गीत लिख सकता हूँ, तो मुझे मुंबई कैसे पहुंच सकता हूँ। तो मेरी समझ में आया कि पूरी अच्छी पढ़ाई करके और यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से ही हम पहुंच सकते हैं। ऐसे तो हमारे पास पैसे भी नहीं हैं और कोई माध्यम नहीं है कि मैं वहाँ पे पहुँचूं। और थोड़ा सा मेरा बहुत नुकसान हुआ है कि मुझे कहीं आने जाने के लिए मुझे लोग चाहिए होते हैं। हाँ। मैं कहीं अकेले आना जाना नहीं करता था। सर। और कौन मेरे साथ गीत लिखने के लिए और वो सपने बुन के लेके आएगा। जी सर। तो इसका भी मेरा बहुत नुकसान हुआ कि मैं कहीं अकेले आना जाना पसंद नहीं करता था। मेरे साथ मुझे सपोर्ट चाहिए होता है। लेकिन जब मैं बीएचयू आया और बीएचयू से जब मैं जेएनयू आया, तो सच पूछिए तो जेएनयू आने के बाद मेरे हौसलों को पंख लग गए। साथ के जो दोस्त थे वो सब ब्यूरोक्रेट बन रहे थे, आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएसपी, इनकम टैक्स कमिश्नर, ये सारे अच्छी पोस्ट पे जा रहे थे, दोस्त बन रहे थे और दोस्त मेरे मजबूत पोजीशन में पहुंच रहे थे। और वो दोस्त जो मेरे बहुत बड़े फैन थे, दोस्त भी थे और मेरे फैन भी थे। तो उनको पता था कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ और मैं, कुछ लोग बोलते भी थे कि पीएचडी करके और पहले नौकरी ले लो और फिर उसके बाद सिनेमा देखना। लेकिन मैं ये जानता था कि नौकरी करते हुए दूसरा काम नहीं किया जा सकता। ये फिल्म इंडस्ट्री 24 घंटे का काम। जी सर। हाँ। हमारा इसी में जीवन जीना होता है। तो मैं जब पीएचडी कर ही रहा था, तो मेरे एक सीनियर हैं नफीस अहमद, वो पार्लियामेंट में इंटरप्रेटर हैं, बड़ी पोस्ट पे हैं इस समय। तो उन्होंने ही उनको कविता सुनाई मैंने, और उन्होंने कहा कि आपको मैं टी सीरीज के एक आदमी से मिलाता हूँ, अपने कज़न से, और शाहिद शम्स नाम है उनका। उनको जेएनयू बुलाए और फिर मुझे उन्होंने मेरे गीत सुने और कहे आप बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्होंने कहा कि एक फिल्म बन रही है और गंगा किनारे प्यार पुकारे, पहली फिल्म, और वहाँ गाना सुनाने जाना है। तो मैं झेलम हॉस्टल, जेएनयू के झेलम हॉस्टल में रहते हुए मैंने लिखा, गौवा के पूरब में फूटल किरनिया, होला सुहावन बिहान रे, मोरे गौवा के जागल किसान रे, नदिया के पानी नहरिया ले आइल, जरत सरहिया के छतिया जुड़ाइल, गोरिया चुनरिया में बांध के उमिरिया के, झुकी झुकी रोपेली धान रे, मोरे गौवा के जागल किसान रे। वाह। तो ये गाना मैं लिख के और लेके गया नोएडा, टी सीरीज में पहुंचा, और डायरेक्टर थे एस कुमार। मैंने उनको गीत सुनाया और उन्होंने एकदम उठ के गले लगा लिया और उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा लिखते हो, तुम्हें पता है कि तुम मुंबई चले जाओगे तो तुम्हारे पास काम की कमी नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि हम ये गाना सेलेक्ट कर लिए हैं, तुम और 2 गाने लिखो। तो मुझे और 2 गाने का, उन्होंने कहा कि इसे उदित नारायण गाएंगे, और 2 गाने सेलेक्ट हुए जिसको सुरेश वाडकर ने गाया और एक को, तीसरे गाने को कुमार सानू साधना सरगम ने गाया। जीवन सफल हो गया था तभी सर। अभी मैं 2007 सुन रहे, वो आपके गाने गा रहे 2007 की बात है, मेरी पीएचडी 2009 में सबमिट हुई है, अवार्ड हुई है। तो ये किस्सा है 2007 का। वाह। मैंने एक चालाकी की थी कि मैंने पीएचडी अपनी 1 बरस के पहले ही लिख के रख दी थी। अच्छा। क्योंकि मैं जानता था कि आगे मेरा स्ट्रगल बढ़ेगा, नौकरी के लिए भागेंगे, सिनेमा के लिए स्ट्रगल करेंगे, तो मेरे पास टाइम रहा। ऐसा नहीं कि मैं पीएचडी लिखने में परेशान रहा हूँ। तो मैंने भीड़ के पूरा 1-2 बरस में काम कर लिया था और उसके बाद मैं आजाद होके सिनेमा कर रहा था। और जो हमारी फिल्म का जो स्क्रिप्ट राइटर था
मतलब टाइपिस्ट था, उसी टाइपिस्ट ने मेरी पीएचडी उसके बाद टाइप की थी। मतलब फिल्म बन जाने हाँ, के बाद, फिल्म बन जाने के उससे हमारी दोस्ती हो गई, जो टाइप कर रहे यार हमारी पीएचडी भी टाइप कर देना। क्या बात और है वो सर। बहुत एक्सपर्ट था, उसने हाँ। मेरी पीएचडी भी टाइप कर दी। और इस तरह से पीएचडी में साहिर लुधियानवी को सादर समर्पित की है मैंने अपनी वाह, पीएचडी, क्या और बात है समर्पित सर। की। और हमारी फिल्म रिलीज हुई टी सीरीज से, और उससे देख करके फिर मेरे दोस्तों को बहुत अच्छा लगा कि हाँ, अभी बॉम्बे पहुंचा भी नहीं और उदित नारायण, कुमार सानू, साधना सरगम, सुरेश वाडकर, इन लोगों ने गाना गा दिया। तो हमारे दोस्तों ने बैकअप देना शुरू किया और कहा कि तुम मुंबई जाओ और कोई भी ऐसी दिक्कत आएगी तो हम लोग संभाल लेंगे। तो फिर उनकी हौसला अफजाई से मैं मुंबई आ गया। आपने पीएचडी साहिर लुधियानवी साहब पे किया है, जी 2 लाइन कहने का मन कर रहा है जी कि कोई गीतकार लिखे तो कोई भी नाम लिख देना, और कोई गीत लिखे तो डॉक्टर सागर लिख देना। जी क्योंकि thank- आपने गीत पर पढ़ाई की है, मतलब जी बेसिकली, है जी ना, और आपने डॉक्टर जो नाम लगा है जी वो उसकी पढ़ाई पर नाम लगा, और आप यहाँ गीतकार हैं सर, आप डिजर्व करते हैं। जी जी और शुक्रिया भाई। आपने जो लिखा है सर वो तो खैर पूरी दुनिया जानती है, जी पहचानती है, लेकिन जी। आप वाकई में डिजर्व करते हैं। और अब देखिए कमाल ये हुआ कि जेएनयू में रहते हुए मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी, मंच पे मैंने कविताएं सुनाई, और वहाँ सर आप विद्रोही जी से मिले कभी? अरे आपने बहुत अच्छा छेड़ दिया। मतलब मैं और विद्रोही जी हाँ, सुबह से शाम तक एक साथ रहते थे। क्या बात है सर। और मेरी क्लासमेट है नीलम, जो अभी लक्ष्मीबाई कॉलेज में प्रोफेसर है, तो वो उसी ने सेकंड विद्रोही मेरा नाम भी रख दिया था। तो कैंपस में सेकंड विद्रोही के रूप में मैं जाना जाने लगा। पॉडकास्ट खत्म होने के बाद मैं आपसे गले मिलूंगा एक बार कि अगर कुछ उनका पसीना वसीना कुछ बचा हुआ होगा तो थोड़ा हमको भी लग तो जाए। आपसे मैं क्या बताऊं कि मैं लाइब्रेरी के सामने की जो कैंटीन है, मैं और विद्रोही जी साथ में बैठे रहते थे, और थोड़े मकबूल तो हम भी थे। हाँ, तो जो ही आता था वो मैं बोलता था, अरे यार 2 चाय हमें भी भिजवा देना। कोई दोस्त लाइब्रेरी से निकल के कैंटीन चाय पीने जा रहा है, अरे सागर कैसे हो? हाँ ठीक है 2 मेरे लिए भी भिजवा देना। तो एक मेरे लिए और एक विद्रोही जी के लिए। अरे तो सब मुझे बोलते तुम्हें विद्रोही बनना है क्या? तो हम इतना ज्यादा रहे कि शायद मेरे इतना ज्यादा विद्रोही जी के साथ कोई नहीं रहा होगा। वाह, हम सबसे ज्यादा रहने वाले। मैं उनको अपनी कविताएं सुनाता था और वो मुझे अपनी सुनाते थे। क्या बात है सर। उन्होंने अपनी पत्नी से भी मिलाया, अपने बेटे से मिलाया, तो हम उनके बहुत करीबी रहे। और तो मैं वो किस्सा बता रहा था कि मुंबई आने के बाद देखिए कि मेरी जो पहली रिकॉर्डिंग हुई वो श्रेया घोषाल के साथ। अरे वाह। मेरे एक दोस्त हैं, जेएनयू के सीनियर हैं, अशोक तंवर, जो हरियाणा में सिरसा से सांसद रहे कांग्रेस। अच्छा, अशोक, मैं जानता हूँ नाम उनका। मैं हाँ, अशोक तंवर, अरे बड़ा नाम है। और वो यूथ कांग्रेस, बड़ा नाम है, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे, प्रेसिडेंट भी रहे। हाँ, जी। हाँ, तो उन्होंने जो है जब वो यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उस दरमियान विपिन पटवा जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो उस समय साथ में उनके काम कर रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने ही बुला करके और हम दोनों को मिलवाया था दिल्ली में। उसके बाद वो मुंबई आ गए और अभी मैं दिल्ली में ही था। अच्छा। विपिन पटवा आ गए मुंबई में। मुंबई। फिर जब मैं मुंबई आया तो पता चला कि वो कोई फिल्म कर रहे हैं, ये स्टूपिड प्यार। अच्छा। तो और उसके ऑलमोस्ट गाने हो गए थे, एक गाना बाकी था, टाइटल सॉन्ग। तो जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि ये गाना बाकी है फिल्म में, आप अगर लिखें तो हम डायरेक्टर को सुनाएं। तो मैं इससे पहले भोजपुरी ही लिखता था। हाँ। ये पहला टाइम था जब मैं मुंबई आके हिंदी में गाना लिख रहा था, पहली बार। इससे पहले मैं कभी लिखा नहीं था। मैं आपको बताऊं सर, तो आपकी जो छवि मेरी नज़र में है, हाँ, वो क्या है सर, कि जब भोजपुरी की हम बात करते हैं,
खास हाँ। करके हमारे जैसे मतलब जो जी। जो सोच लेके हम चलते हैं, हाँ तो भरत शर्मा के बाद हम बात ही नहीं कर पाते, हाँ बात ही नहीं कर पाते। जी। भरत शर्मा के बाद अगर कोई बात है तो वो डॉक्टर सागर की ही बात होनी चाहिए, और डॉक्टर सागर है तो मेरी ये सोच है सर, जी। क्योंकि बाकी और है नहीं, मतलब जो अपने वो उस कलयुग के चरम सीमा पर हमारी इंडस्ट्री चल रही है, हाँ और वहां पर भरत शर्मा जी के बाद जो है, मतलब जी। वो तो गायक हैं, तो हाँ ऑफ कोर्स मतलब जो गायक है उनका नाम लोग ज्यादा जानते हैं, हाँ बट गली गली में अगर कोई नाम जाना जाना चाहिए, हाँ कि हमारा जो 26 करोड़ यूपी का पॉपुलेशन है, हाँ तो उसमें 6-7 करोड़ भोजपुरी हिंदी ये सब जो मिला के जी। बोलते हैं, हमारा बिहार का पॉपुलेशन है, फिर हमारा झारखंड का पॉपुलेशन है, जहाँ और फिर उसके बाद तो फिजी, सुरीनाम, मॉरिशस, कहाँ कहाँ सारी चीजें हैं ही। जी। मेरा बड़ा अच्छा उसमें मेरे अच्छे दोस्त लोग हैं भोजपुरी बोलने वाले, जो बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल। निग्रो लोग हैं, हाँ। जमैका में, यहाँ पे ओह। वहाँ का रेडियो में भी देवरा बड़ा सतावेला ये सब गाने, हाँ गाने चलते हैं। तो मैं जितनी भी इंडस्ट्री है जो भोजपुरी फिल्मों को पसंद करते हैं, और बेसिकली एक दौर अभी आया है थोड़ा कि बॉलीवुड में थोड़ा भोजपुरी सिंगर्स को लेना शुरू किए हैं, हाँ लेकिन मेरा ये मानना है कि वो डॉक्टर सागर को ज्यादा लेना शुरू करें। हाँ तो मैं वो भोजपुरी साहित्यिक टच चाहता हूँ, जो बेसिकली बिल्कुल। दिलीप साहब के टाइम में था, हाँ शैलेंद्र साहब के टाइम में था, जी। तो वो उसके बाद एक पूरा कई दशक खाली होने के बाद डॉक्टर सागर आए। हाँ इसीलिए मैंने वो लाइन बोला सर कि हाँ काजल की कोठरी में नहीं, काजल की फैक्ट्री में रह के वो आदमी हाँ। ऐसे साफ सुथरा है हाँ। कि अभी नहा के निकले हैं। जी जी। तो वो पहला मौका था हिंदी में लिखने का, और उसमें लिखा मैं, और वो गाना सेलेक्ट हुआ, और फिर उसके बाद जिसे श्रेया घोषाल ने गाया, फिर उसके बाद लव यू सोनियो फिल्म मिलती है, उसमें गाने के जिसमें के शान और श्रेया घोषाल ने उसमें गाया, और इस तरह से हमारी जर्नी चलती रही। लगभग 50 फिल्मों में तो गाने लिख ही चुका हूँ, वाह, जिसमें 40 फिल्में रिलीज होंगी। जी सर। तो फिर काम मिलना शुरू हुआ, लेकिन असल जो मेरी शुरुआत मानी जाएगी, कामयाबी भी जिसको कह सकते हैं, वो है बम्बई में काबा से। हाँ, बम्बई में काबा, लेकिन मैं आपको बम्बई में काबा से के पहले से जानता था मैं आपको। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। किस गीत के सिलसिले हाँ, में? ये सर डॉक्टर सागर आपको बताऊं सर, बम्बई में काबा के पहले आपकी वो दासदेव फिल्म में मैंने गाना लिखा था, ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ, या बॉलीवुड डायरीज का एक गाना था तितली। मेरा एक दोस्त है सर, वो बक्सर का ही है। हाँ। तो उन्होंने आपके बारे में मुझे बताया था। तो फिर जब बाद में ये माटी का सुगना वाला आया था ना, हाँ, वो भीड़ का गाना, तो वो आया बम्बई में काबा के बाद आया, उसके बाद आया ना, तो हाँ। शायद मैं उसी के आसपास में, मतलब जो ये चर्चा हो रही थी, हाँ। तो बम्बई में काबा आपने लिखा है, तो मैं नाम नहीं जानता था। हाँ हाँ पहले मैं भीड़ वाला वो गाना जो है ना, उसके बाद मैं जानना शुरू किया। तो मुझे शायद 2-3 सालों के बाद पता लगा कि जो है ये बम्बई में काबा भी आपने ही लिखा है, जबकि वो रिलीज पहले हो गया था। पहले हो तो गया मैं था। नहीं, मतलब उस समय गीतकार का नाम ऐसा सर्च करके है ना, हाँ। तो बेसिकली बम्बई में काबा में जो वो हेडलाइन था ना, हाँ। वो मनोज वाजपेयी जी और अनुभव सिन्हा जी ले गए थे। हाँ। तो आगे फिर कुछ बात नहीं हो पा रही थी, तो शायद इस वजह से नहीं हाँ, जान पाए हाँ, हम लोग ये करके। राइटर को ऐसे ही लोग कम जानते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो जब वो माटी में सोना हेराइलबा जो आया था, उसमें वो लाइन हिट किया था मुझे, तो मैं सर्च करके देखा ये कौन है डॉक्टर सागर। हाँ। तो फिर बाद में अच्छा इसने ये भी लिखा, अच्छा ये भी लिखा, तब मैं जाना अच्छा बम्बई में काबा भी है। हाँ। तो मेरे जहन में जो स्मृति में बात बसी, वो ये बसी कि बम्बई में काबा बाद में आया, वो पहले आया है। हाँ हाँ हाँ। और वो ओम प्रकाश यादव जी ने गाया भी है। हाँ, तो मुझे लगा यार हो सकता है ये 15 साल पहले आया हो। हाँ 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 हाँ, वो गाना ऐसा ही है वो तो, बिल्कुल। क्योंकि आजकल ऐसा है ना, जैसे ना तो कारवां की तलाश है। हाँ। अब आज के जनरेशन को लग रहा है कि ये गाना तो धुरंधर का है, बट गाना तो कुछ और ही है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। गाना तो कुछ और ही है ना। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ, वो गाना ऐसा ओम प्रकाश जी ने गाया और आपने ऐसा लिखा, हमें लगा 15-20 साल 25 साल पहले का गाना होगा। और मैं आपका तो फेस देखा नहीं था, तो मुझे लगा कि शायद आप होंगे 65-70 साल के, क्योंकि उस भाव में मुझे लगा नहीं कि मतलब ऐसे करके कुछ हो सकता है। तो ये मेरी स्मृति में बस गई। जी जी, समझ गया। हाँ, तो वो बम्बई में काबा की जो यात्रा है, अब वो पीछे के जो पूरे 10 साल का मेरा संघर्ष
रहा। मैंने 2016 में एक फिल्म थी बॉलीवुड डायरीज, उसमें मैंने गाना लिखा था। उसमें चारों गाने मैंने लिखे थे, जिसमें अरिजीत सिंह ने गाया था एक गाना मनवा बेहरूपिया, एक गाना गाया था पपन ने, ख्वाबों को सच करने के लिए तितली ने सारे रंग बेच दिए। इस गीत को द ललन टॉप ने टॉप 10 में रखा था और बीबीसी ने भी टॉप 10 में रखा था। लाइन ही ऐसी है सर। हाँ, तो ख्वाबों को सच करने के लिए तितली ने सारे रंग बेच दिए, गाने का बोल है तितली। तो उससे मेरी एक पहचान तो बनी, लेकिन ये गीत हर जगह पहुंचा नहीं। फिर मैंने पपन के लिए एक गाना लिखा, जैकलिन आई एम कमिंग, ये रघुवीर यादव की फिल्म थी। तेरा साथ है हाथों में हाथ है, फूलों सा अब दिना, फूलों सा अब दिन मेरा, खुशबू सी रात है। वो भी अच्छा था, लेकिन वो भी जनता तक बात नहीं पहुंची। उसके बाद एक गाना लिखा, सुधीर मिश्रा की फिल्म थी दासदेव। ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है, मंजिल यही है यही कारवां है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ। तो ये इंस्टाग्राम के रील्स में वायरल हुआ था। रील्स में तो आपका भी जलवा है सर। हाँ, यंगस्टर में मतलब इसको रील्स में मेरा 5वां हिट गाना बोल सकते हैं। जो रील्स में लाखों लोगों ने रील्स बनाए, उसमें ये गाना भी है, ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ, पुरानी किताबों के पन्ने सभी गवाही यहाँ देने आ जाएंगे। पुरानी किताबों के पन्ने सभी गवाही यहाँ देने आ जाएंगे, और ख्यालों में यादों के आकर उजाले सभी दाग दिल के मिटा जाएंगे। किसको फिक्र है तुम्हारी यहाँ पे, अगर बढ़ती जाती तेरी धड़कनें, सहमी है धड़कन, सिहरी है धड़कन, ठहरी है धड़कन, तो क्या हो गया। तो ये सहमी ठहरी ने थोड़ा योगदान लिरिक्स में मतलब सुधीर मिश्रा का भी है। छुरा पर छुरा चलाए जा रहे हैं। हाँ, और मुझे हैरत ये हुई कि यंगस्टर ने इतना पसंद किया। मैं एक मजेदार किस्सा बताऊं आपको कि मेरा सोफा थोड़ा सा खराब हो गया था, तो मैंने नेट से देख करके एक सोफा बनाने वाले को, ठीक करने वाले को फोन किया। उस लड़के की उम्र होगी 20-21 साल। तो मेरे घर में ढेर सारी किताबें देख के वो पूछा, वो अपना सोफा बना रहा है और पूछ रहे, सर आप इतनी किताबें पढ़ते हैं क्या, आप क्या करते हैं। तो मैं बोला, यार मैं गाने लिखता हूँ। तो उसने पूछा कि सर कौन सा गाना आपने लिखा है। तो मुझे लगा कि ये बताना चाहिए, क्योंकि वो मुंबई का लड़का था। अच्छा। ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है। हाँ। उसने मोबाइल निकाला और कहा कि सर देखिए, मैं रोज इसी को सुन के सोता हूँ। उस क्या बात है सर। हाँ, उस मेकर ने, सोफा मेकर ने, उसने कहा, कारीगर ने, कि मैं रोज यही सुन के रात में सोता हूँ। उसके जीवन में थोड़ी ट्रेजेडी भी थी। मतलब उसने किस्सा बताया कि उसकी माँ ने उसे छोड़ के दूसरी जगह शादी कर ली, उसके पिता के न रहने पे, तो वो अपने नाना नानी के साथ रहता है और माँ से बातें नहीं होती हैं। तो जो भी उसका भीतर का खालीपन होगा, उसकी भरपाई वो मेरे गीतों से कर रहा था कि ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ। तो मुझे बहुत हैरत हुई कि देखो, यंगस्टर के बीच में, 20-21 साल के लड़कों के बीच में मेरा ये गीत चल रहा है। तो बाद में पता चला कि इंस्टाग्राम के तो रील्स में कश्मीर का एक सिंगर आ गया था मेरे साथ, रील बना के गया कि ये जो गीत आप सुनते हैं रील्स में, वो डॉक्टर सागर ने लिखा है। और म्यूजिक लॉन्च के दिन सुधीर मिश्रा ने अपना वहां बोला भी है स्टेज से कि मेरा नाम और विपिन पटवा ने धुन बनाई है उसकी, और आतिफ असलम ने इसे गाया है। वाह। तो इस तरह से 2016 में मैंने एक धमक दी थी। लेकिन बात बनी आके बम्बई में काबा से। हाँ। बम्बई में काबा जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ, जिसको शत्रुघ्न सिन्हा ने भी ट्वीट किया और अनुभव सिन्हा, अनुराग कश्यप ने तो मेरा नाम लेके, और म्यूजिक डायरेक्टर और
सिंगर का नाम लेके, चिराग पासवान ने, तेजस्वी यादव ने, सबने नाम ले लेके ट्वीट किया। तो उसके बाद अनुराग कश्यप ने घर भी मुझे बुलाया था, डिनर पे उन्होंने बुलाया मुझे। तो इस तरह से एक हमारी जर्नी शुरू होती है सिनेमा के, जिसमें जो बड़े डायरेक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला, चाहे वो अनुराग कश्यप, सुधीर मिश्रा, नीरज पांडे, सुभाष कपूर, प्रकाश झा, अविनाश दास, इन सब के साथ मुझे काम करने का एक अच्छा मौका मिला। सर, अनारकली ऑफ आरा के बारे में जानना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये भी 2016-17 की फिल्म है। तो ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है के टाइम पर ही ये भी फिल्म मिली थी। और ऑलमोस्ट मुझे सारे गाने लिखना था, लेकिन उसी दरमियान रिबन एक फिल्म थी कल की कोचलिन की, सुमित व्यास और कल की कोचलिन की थी, जिसको राखी शांडिल्य ने डायरेक्ट किया था। तो वो 4-5 फिल्में एक ही साथ मिल गई थी। तो मैं कहा कि कम से कम सब में एक एक रहे। मेरी कड़ी जुड़ गई। मैं आपको कहाँ से जानता था? वो अनारकली ऑफ आरा से मैं आपको जानता था। ओके। हमरा के कंफ्यूजिया के गया। आपको बताऊं, खिड़की से पटना दिखा के। अब मैं सॉरी बोलता हूँ सर, एक्चुअली मैं थोड़ा भाव में बहा हुआ था, आपको दिख रहा था ना जी। मैं अनारकली ऑफ आरा से ही आपको जानता हूँ, और ये हमरा के कंफ्यूजिया के गया और खिड़की से पटना दिखा के गया। कम से कम अगर मैं YouTube पे देखा होगा तो कम से कम 1000 बार देखा होगा और 1000 बार सुना होगा। मेरे को ये गाना उस समय में मतलब नहीं, कान में बैठ जाता है। एक एक गाना। फिल्म भी मैं 2-3 बार देखा हूँ। स्वरा भास्कर इतना अच्छा एक्टिंग किए हैं, और अपने संजय भैया जो है, मैं उनके साथ बाद में एक फिल्म भी किया। तो संजय भैया के साथ में, तो लेकिन वो बहुत जबरदस्त था। एक एक सीन, ये नोट गिनने वाला सीन जो है, ये लो, मैं बोला ना, दिमाग में बैठा हुआ है। और मेरे लिए क्या था कि पहली बार मतलब उस दौरान में कि एक ऐसी फिल्म आई थी जिसमें थोड़ा भोजपुरी ज्यादा था, और वो बॉलीवुड फिल्म थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा दौर आ रहा है क्या। अब देखिए, मुझे भोजपुरी नहीं आती है। मैं बिल्कुल अंगिका और मगही के बीच के प्रदेश मतलब जगह से हूं, लेकिन तब भी भोजपुरी मैथिली अपना ही लगता है। तो कोई बोले तो मतलब गीत ये सब वैसे ही है ना। तो लगा मेरा दौर आ रहा है क्या। तो वो इसलिए मैं अनारकली ऑफ आरा मिले तो मैं बोला, दोस्तों को दिखाता था मैं, ये देखो स्वरा भास्कर ने किया, ये देखो इसने किया। तो मैं तभी से आपको जानता था। अब मेरे जेहन में बिल्कुल आ गया है। जी, जो है वो अविनाश दास ने ही कहा एक्चुअली कि स्वरा भास्कर और रोहित शर्मा चाह रहे हैं कि मैं गाना लिखूं। तो अविनाश दास जी का फोन आया मेरे पास, और हम मिले और स्क्रिप्ट पढ़े हम, और उसमें लिखने तो कई गाने थे, लेकिन उस दरमियान 4 फिल्में मैं कर रहा था। तो ये गाना हमरा के कंफ्यूजिया के गया, खिड़की से पटना दिखा के गया, हमरा तो चौखट के भीतरी जुलम है, सैया घुमक्कड़ को धरती भी कम है। देखा सूट बूट जुल्मी तैयार, मोरा पिया मतलब के यार। यस, मोरा पिया मतलब के यार। ये इस गाने को भी बहुत लोगों ने पसंद किया था। ये वायरल तो नहीं हो पाया, नहीं सर। ये उस टाइम में मैं आपको बताता हूँ, मैं 2016 में बिग बॉस में गया था सर। और मेरा कंधा टूट गया था एक्सीडेंट से। तो मैं यहीं मेरे दोस्त के साथ में, ऑफिसर था, इधर मैं साइन में रहता था जी। तो 3 महीने मेरा ऐसे था। तो ये जो ऐसे था, तो उस टाइम में बहुत सारी चीजें मैं सुनते और देखते रहता था। तो ये उसी टाइम का है। तो अभी जब ये बात आई, मेरा दिमाग क्यों नहीं, वो एक मसल मेमोरी होती है ना आपकी, तो मेरा दिमाग साइन में चला गया अभी आपसे बात करते करते। जी। तो उसी दौरान में बहुत सुनता था इसको, और ये वायरल था। बट उस समय ये वायरल वर्ड नहीं आया था। वायरल वर्ड तो 2020 के बाद आया है ना। ये वर्ड ही नहीं था। तो वो फेमस था। नॉर्वे के डॉक्टर ने, प्रवीण झा नाम है उनका, तो उन्होंने एक्चुअली टैग पूछा था फेसबुक पे डाल के कि इसे किसने लिखा है। और वो नॉर्वे में ये गाना बज रहा था। वहाँ पार्टी में गाना बज रहा था। तो ये चला तो है ठीक। जी नहीं, वो मेरे एकदम दिल से जुड़ी हुई फिल्म है, वो मेरे दिल से जुड़ी हुई लेखनी है आपकी। तो सर, मुद्दे पर आते हैं बेसिकली कि कहाँ से मतलब आपके मन में ये विचार आया सर, कि आपको कुछ ऐसा नहीं लगा कि हम बिहार के बारे में लिख देंगे, हम यूपी के हैं तो लोग इसको ऐसे लेंगे जो खाकी में आपने लिखा। मैं अपने को बिहारी ही मानता हूँ। नहीं, वो तो 100% है सर। बलिया वाले बिहारी ही होते हैं एक्चुअली। वही है। और मैं बिहारी ही मानता हूँ।
तो उसपे कोई बात नहीं है, वो एक्चुअली स्क्रिप्ट का डिमांड है। हाँ सर, तो ठोक देंगे कट्टा कपार कट्टा में कपार में आइए आइए ना ना हमरा हमरा बिहार में। वो इसका मतलब आपने लिखा, आपकी क्रिएटिविटी तो है अलग लेवल पे, लेकिन जो मैं लोग जो मीम बना रहे हैं ना, हाँ और जो अलग अलग जगह पर उसको पेस्ट कर रहे हैं ना, हाँ हाँ, वो तो भी कम वो भी talented कम talented नहीं है। वो जो दौर कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे लगाना है, मतलब तो बड़ा वो- कांड हो हाँ, जाने पर ही यहाँ यहाँ अटेंशन attention होता है। लोड लेते हैं, आप तो बेकार में आप हैं। तो बेकार में आइए ना ना हमरा बिहार हमरे में। बिहार में। हाँ और मतलब और अच्छे जगह पर भी, ऐसा नहीं कि नेगेटिव जगहों पे चल रहा है, नहीं नहीं, मतलब हर जगह पे किसी भी तरह से बिल्कुल बिहार की कोई भी कहानी है वो जी। उसमें ऐसा पेस्ट किया है तो गजब वायरल हुआ है। हाँ वायरल तो हुआ। अच्छा, तो उसमें सर आपने उसको फिर बुद्ध से जोड़ के जो बुद्धा आपने की धरती की परती पर उगल परती बंदूक पर है। बुद्धा की धरती की की परती परती पर पर उगल बंदूक यहाँ, बंदूक यहाँ बुतरू से भी क्या मजाल की जाए निशाना जाए चूके। निशाना चूक यहाँ ठोक देंगे कट्टा का कपार में, आइए ना आइए हमरा ना हमरे बिहार बिहार में। में। मैं एक्चुअली बिहार की बुराई नहीं कर रहा, बुराई नहीं है सर ये बिहार में जो हो रहा है, हाँ जो हुआ है, बुद्धा जहाँ पे बुद्ध रहे और उनकी धरती है, बुद्ध की धरती है, तो वहां पे इस तरह की चीजें हैं और कांड, बड़ा कांड हो जाने पर ही यहाँ अटेंशन होता है। बिल्कुल। वो सारी हकीकत की चीजें हैं मैं जिसको वहां से मैंने हूँ, मैं समझता हूँ मैं मर्म को। और अपने दर्शकों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप इस पे गौर फरमाइएगा कि बुद्धा की धरती के बाद जो एक वर्ड आया है ना, एक शब्द है परती। तो परती हम उस जमीन को बोलते हैं जो बेसिकली क्या है, खेती नहीं करते हैं ना, बीज नहीं बोते हैं, तो वो जमीन पे घास उगाता है। तो जो हमारे सागर साहब हैं, इनके गीतों का अर्थ तो मैं नहीं बता सकता हूँ, मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसा हुआ, पर थोड़ा थोड़ा तो मैं बता सकता हूँ कि शायर साहब जो सागर साहब हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि बुद्ध के बाद बिहार की धरती में विचारधारा की परती हो गई। मतलब वहां और बीज उगने चाहिए था। तो उस बीज में जो है, जो बीज उगता ज्ञान का, तो उसमें बंदूकें उग गई। जी जी। और एक और शब्द के बारे में बता देना चाहूं तो हम लोग बच्चा को बच्चा नहीं बोलते हैं, बुतरू बोलते हैं। और ये जो बुतरू शब्द में जो आपने वो संगीत देखा है ना, लय है ना, ये गजब आपने निकाला है, मतलब प्रयोगात्मक। तो जब बुतरू लिखे तो मुझे ये अंदाजा था कि नीरज पांडे का ब्रिंगिंग अप कलकत्ता का, कलकत्ता का है। हाँ। तो मैं थोड़ा सा सजग था कि अगर नीरज पांडे को बात समझ में नहीं आएगी, अगर शब्द ना समझ में आए तो वहां पे बच्चा कर देंगे। तो उन्होंने पूछा भी कि ये बुतरू क्या है। जब हम लिख के लेके गए तो पूछा भी, तो ये छोटे बच्चे, सर इसको हटा दूं क्या? कह रहे नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं शुक्रगुजार भी हूं उनका कि वो शब्द न समझते हुए भी उन्होंने उस गाने में बुतरू शब्द को रखवाया। बुतरू शब्द को रखवाया है जी। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा सर कि इतने साल आपने मुंबई में गीत लिखे, कभी कोई रचना होती है जो आप लिखते हैं जो आपके बहुत दिल के करीब हो जाता है? हाँ। और वो फेमस हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। हाँ। लेकिन वो रचना कालजयी होती है। हाँ। तो वो आपका कौन सा गीत है सर? मैंने एक गाना लिखा कि मनवा बहरूपिया, और ऐ मनवा बहरूपिया, ये तू न जाने ये क्या कर दिया, अरिजीत सिंह ने गाया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना हर जगह पहुंचना चाहिए, हर जगह पहुंचना चाहिए था, लेकिन ये नहीं पहुंच पाया। तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये अगर पोइट्री लोगों तक पहुंचती तो मुझे बहुत खुशी होती। जी। और कोई दूसरा गाना सर? एक और है, हर सुबह की हर शाम भी सिंदूरी कहाँ है। हर सुबह की हर शाम भी सिंदूरी कहाँ है, मन का मिर्गा ढूंढ रहा कस्तूरी कहाँ है। वाह, इसे जावेद बशीर ने गाया है। ये बड़ा अच्छा प्रयोग है सर। मन का मृग ढूंढ रहा कस्तूरी कहाँ है। हाँ, मन का मिर्गा ढूंढ रहा और कस्तूरी कहाँ है। और ये तो सबको समझ में भी आने वाली चीज है। हाँ, लेकिन वो कुछ मेरे, वो बशीर बद्र का एक शेर है ना कि कितने शेर में, मेरे कितने शेर सो गए कागज की कब्र में। अरे मैं ऐसी माँ हूँ जिसका कोई बच्चा जिंदा नहीं रहता। तो मेरे कितने गीत दफन हो गए यूट्यूब में जाके, तो जो निकल नहीं पाए, जिनका बहुत अफसोस होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज
अपने दिल से बताना चाहता हूँ सर, और आपको भी मतलब है पता हाँ। कि क्या होने वाला है। आप रहे न रहे, आपके गीत तो रहेंगे। तो जैसे अभी ट्रेंडिंग जो आज हम लोग दिसंबर 2025 में हम आप बात कर रहे हैं, हाँ। शायद ये एपिसोड लोग 2026 में देखें या उसके बाद देखते रहेंगे। हाँ। लेकिन अभी एक ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है सर, ब्राउन रंग वाला है ना, हाँ। जो पुराना गाना है, एक ब्राउन रंग 90s का। हाँ। हाँ। और बाद में हनी सिंह ने बनाया तो हनी सिंह का जनरेशन था, बट अभी वो ब्राउन रंग चल रहा है, सोनिया समथिंग करके ऐसे का गाना है ना। हाँ। तो ये 30 सालों के बाद उसका दौर आ गया। हाँ। हाँ बिल्कुल। तो आपके गानों का कब दौर आएगा ना, हाँ वो पता नहीं है। प्रेमचंद साहब को पता नहीं था कि हाँ पूरी इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल उनको इतना कॉपी करेगा, इतना बिल्कुल, लिखेगा। वो बिल्कुल। भूख से मर गए हाँ। और उनकी लेखनी से कितने लोगों ने मकान, घर और बिल्डिंगें हाँ। बना हाँ ली। बिल्कुल तो बिल्कुल। बेसिकली आप लेखक हैं, आप शायर हैं, आप खुद के लिए तो होते नहीं है सर। हाँ। हाँ आप तो बेसिकली समाज के लिए होते हैं, और आपने जो बिल्कुल। रचना की है वो रचना समाज में रहता है। हाँ तो चीजें आपकी निकल के आएंगी और जनरेशन खोजता है सर। हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हाँ 2016 के गाने को अब जाके लोगों ने ख्वाबों की हाँ। दुनिया मुकम्मल कहा है, हाँ 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 इसको ढूंढा और इंस्टाग्राम पे इसको वायरल कर दिया। हाँ तो मेरे अच्छी रचनाएं आएंगी, हाँ। फिर जनरेशन जमाना ढूंढेगा। हाँ जी। तो अभी सर कोई ऐसा मतलब प्रोजेक्ट जो आने वाला हो जिसके बारे में आप बात करना चाहें? आप गीत ना बताएं, आप कम ही इंफॉर्मेशन दें, लेकिन मैं चाहता हूं दर्शक दर्शक इंतजार करें। जी अभी क्योंकि हम खुद आपके फैन हैं तो हम इंतजार करना चाहते हैं। जी अभी मैं सुधीर मिश्रा की वेब सीरीज आ रही है सोनी लिव से, उसका नाम है समर 76। हाँ। और उसमें गाना आ रहा है जिसे विपिन पटवा ने धुन बनाई है। दूसरा है प्रकाश झा की फिल्म आ रही है जनादेश, उसका म्यूजिक किया है प्रवेश मलिक ने। तो वो गाने आ रहे हैं। बाकी अनुराग कश्यप के साथ, नीरज पांडे के साथ और सबके साथ चल रहा है। अभी लेटेस्ट तो महारानी, सुभाष कपूर की महारानी आई है, हुमा कुरैशी के साथ सीजन 4 आई है। और महारानी का कुछ 2-4 लाइन सुनाइए थोड़ा हमारे दर्शकों को। महारानी का सीजन 3 का या सीजन 3 में ही था। एक तो सीजन 2 में था शारदा सिन्हा का गाना कि सेनुरा धुआई गईले, रहिया अन्हार भइले, लौके न कहीं उजियार निर्मोहिया। उसमें एक लाइन है कि खोतवा उजर गईले, सपना बिखर गईले, जन्मे के हम तो गंवार निर्मोहिया। और शराबबंदी पे एक गाना मैंने रैप सॉन्ग लिखा था जिसकी धुन बनाई थी रोहित शर्मा ने, और वो था कि दरोगा जी को मत समझाओ क्या रॉन्ग क्या राइट, क्या रॉन्ग क्या राइट है। दरोगा जी को मत समझाओ क्या रॉन्ग क्या राइट है, और चेक पोस्ट का हवलदार भी पौआ मार के टाइट है। पी के जो ढिमलाया है, पी के जो ढिमलाया है वो नेताजी का फैन है। कौन बोला बैन है, कौन बोला बैन है। तो सच्चाई भी यही है सर। हाँ। और सीजन 4 में सुवर्णा तिवारी ने गाया है, जिसकी धुन बनाई है आनंद बाजपेयी ने। सुन भइल माई की आचरवा हो, सुगनवा हेराई गईला कहाँ, सुगनवा हेराई गईला कहाँ। तो ये एक आया है। और प्रिया मलिक ने गाया है कि लागे ले बहुते ब्यूटीफुल हमार भैया, हमार भैया। हाँ, तो 2 गाने सीजन 4 में हैं। और बाकी फिल्में बिल्कुल आ रही हैं और मुसलसल अच्छे डायरेक्टरों के साथ मैंने एक बात कहने का मेरा दिल हो रहा है सर कि मैंने जब रंग दे बसंती आई थी, मैं तो नहीं था, मतलब मुंबई में, मैं कहीं था, शायद बोकारो में था या दिल्ली में था, एग्जैक्टली याद नहीं है, मगर मेरा अखबार पढ़ने का तब से आदत था। मैं नाना जी के साथ रह के पढ़ाई किया हूँ। मेरे नाना जी ये सब चीज़ों से, पढ़ाई से अलग कुछ कुछ करवाते रहते थे। कभी सब्जी खरीदवा देते, कभी पोस्ट ऑफिस डाक टिकट खरीदने भेज देते, कभी 1000-2000 रुपए दे के बैंक में जमा कराने भेज देते। तो एक बहुत चीजें करने का जो ट्रेंड किया गया है। तो बेसिकली ही वाज अ वेरी गुड ट्रेनर। हाँ। और वो आर्मी वाले ट्रेनर नहीं थे, वो पीठ पोछ के, अरे कोई नहीं, अच्छा 4 आलू खरीदे, एक सड़ा हुआ निकला, अगली बार देखना ऐसे खरीदना है, सेब ऐसे लेना है। तो वो ऐसे करके उन्होंने हमें
ट्रेंड किया बेसिकली। हाँ तो रंग दे बसंती का क्या है सर कि रंग दे बसंती प्रसून जोशी साहब ने लिखा था, हाँ एक आर्टिकल जावेद साहब ने लिखा, हाँ। और वो आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू समथिंग इसमें आया था, इंग्लिश न्यूज़पेपर में आया था। तो नाना जी पढ़वाते थे, तो मैं पढ़ा था, तो जितना थोड़ा थोड़ा पढ़ के वो चीज थोड़ा जो नहीं समझ में था वो समझाया उन्होंने, तो ये समझ में आया था उसमें कि ये जो गीतकार है ये अच्छा लिखेंगे क्योंकि ये केवल लिखने के लिए आए हैं। ऐसा जावेद साहब ने प्रसून जोशी साहब के लिए लिखा था उस समय जब रंग दे बसंती आई थी। हाँ। तो वो बात एक लाइन मेरे जेहन में आज तक बसी हुई है, तो वो आज आपके लिए मुझे कहने का मन कर रहा है। बेसिकली बात तो ये जावेद साहब की है, बोली गई प्रसून जोशी साहब के लिए, लेकिन आप लिखने के लिए मतलब जो है आए, कुछ और करने के लिए नहीं आए। कमाना और ये सब तो सर ठीक है, अब कपड़े खरीदने हैं, पहनने हैं तो पैसे तो चाहिए, खाना है तो वो तो चाहिए, लेकिन वो कंपल्सन में नहीं है। बिल्कुल। बेसिकली जो बौद्धिक भूख है वो लिखने से ही खत्म होगी। बिल्कुल। और आपने कुछ लिख लिया तो थोड़ा भूख कम ही लगेगा, कम। बिल्कुल। तो ये मुझे मेरा दिल कहा आपसे कहने का जी। तो सर अगर आप चाहें तो कुछ और कहना चाहें, अदरवाइज मैं 2-3 सवालों में मतलब जो है वाइंड अप कर सकते हैं, या आपका कोई कहानी और किस्सा बचा हुआ रह गया हो जो आपके जेहन में आ रहा हो, वो आप सुनाना चाहें सर तो सुना सकते हैं। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि जो ये जितने डायरेक्टर का मैंने नाम लिया, खास तौर से मैं अनुभव सिन्हा का नाम लेना चाहूँगा जी सर, कि किस तरह से मुझे बम्बई में काबा मिला। हाँ। और तो उसका किस्सा यूं है कि अनुभव सिन्हा के पास एक म्यूजिक ट्रैक था और उसका बीट था कि दादा दादा रा दादा दादा दादा, ये बीट था। तो कई लोग लिख चुके थे, बट विमल चंद्र पांडे से वो मिले, विमल चंद्र पांडे उनसे मिले और तो वो बोले कि यार कोई अच्छा लिखने वाला बताओ जो भोजपुरी में अच्छा लिखता हो। कई लोग लिखे थे, उससे वो मुतमईन नहीं थे अनुभव सिन्हा। विमल चंद्र पांडे ने कहा कि एक है, वो है डॉक्टर सागर। तो उन्होंने नंबर दे दिया और बोला कि आप बोलो कि मुझे फोन करे। मैंने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि उन्होंने वही बीट दिया और कहा कि ये है, और माइग्रेंट्स पे ये जो लोग महानगरों से निकल के बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, पंजाब, जो भी यूपी, बिहार, झारखंड से लेकर के उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लोग जो महानगरों में रह रहे हैं और वो संघर्ष करते हुए बेचारे जा रहे हैं, कितने रास्ते में उनकी जान चली जा रही है। तो ये जो पूरा हृदय विदारक सीन है, तो इसको देख करके शहर और गांव को लेकर के लिखना है। आपने बीट ये है उसमें वो कीटनाशक, हाँ वो भीड़ का है ना, कीटनाशक तो हमन पे छिड़काइल बा, जो बम्बई में काबा में रह गया था वो मैंने भीड़ में यूज उसकी भरपाई मैंने कर ली थी। बड़ा आहत हुआ था सर मैं। हाँ। वो मैंने खुद भी एक वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पे, तो उसमें क्या था कि वही कुछ ऐसे आपके जेएनयू के ही एक गाना वायरल हुआ था ना, ब्लाइंड लड़के का। हाँ। एक जो गाना वायरल हुआ था उसमें वो लाइन क्या थी सर? हम देखेंगे लाजिम है कि हम देखेंगे। उसी लय पर थोड़ा सा मेरे को गुस्सा बहुत था। तो उसमें वो लिखा था कि हमने देखा है ईरान और तेहरान से लोगों को आते हुए, हम मजदूर हैं, हम मजबूर हैं और अपने गांव से हजारों किलोमीटर दूर हैं। तो कुछ ऐसा ही मतलब वो दर्द महसूस किया हमने, और वो लगता था कि उस भीड़ में हम खड़े हैं। बिल्कुल। और वो कीटनाशक वाला वीडियो, वो आनंद विहार से लेके वो मजदूर बैठे हैं, तो वैसा हम कॉकरोच पे नहीं छिड़कते जैसे लोगों पे छिड़का गया तो बिल्कुल। वो शायद इस चीज को आने वाला जनरेशन महसूस ना कर पाए, बट जिन्होंने देखा है लॉकडाउन, कोरोना, बिल्कुल ये उससे ज्यादा विभत्स था, जो पूरा देश से यूपी बिहार लोग पैदल चल के जा रहे थे। बिल्कुल। और आपने उन भावनाओं को जो है कलम से निकाला है। तो उसमें जो गांव और शहर के बीच का जो द्वंद्व है, उसी को मैंने संतुलित किया और मैं लिखा बम्बई में काबा 2 बीघा में घर बा, लेकिन सुतल बानी टेम्पू में, जिंदगी झुराइल बाटे नून तेला शैम्पू में, मनवा हरियर लागे भैया हाथ लगौते माटी में, जियरा अजुआ अटकल बाटे घर में चोखा बाटी में, केकरा इतना सवख बाटे
केकरा इतना शौक बाटे मच्छर से कटवावे के, आ के चाहेला यह तरे अपने के नर भसावे के। बन के हम सिक्योरिटी वाला डबल ड्यूटिया खटतानी, आ ढिबरी के बाती के जैसे रोज रोज हम घटतानी। काबा ना तो बम्बई में काबा, यहाँ काबा। और इस तरह से ये गाना बना और मनोज बाजपेयी ने रैप किया, इसका पोइट्री रिसाइट की और जन जन तक ये मेरा पहुंचा। उसके बाद मुझे बड़े डायरेक्टरों के, फिर सुभाष कपूर, फिर सुधीर मिश्रा, फिर नीरज पांडे, अनुराग कश्यप, फिर सबके बुलावे आने लगे। मैं आपकी बातों में खो गया हूँ सर। तो पहले हमने कितनी बातें की ना, वो भी भूल गया हूँ। तो मुझे अचानक से याद आया कि क्या हमने जेकर बाग का कलेजा पे चर्चा किया है? हाँ, उस पे हम लोगों ने नहीं किया। इसमें सबसे बड़ा रोल जो है इसमें कि कई मतलब जब मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में होता हूँ तो उस दरमियान में मनोज बाजपेयी को मैसेज कर देता हूँ। वाह। जब मैं बहुत परेशानी में, मन को सुकून नहीं होता, लो फील करता हूँ, तो उनको मैं एक मैसेज करता हूँ और उनका तुरंत रिप्लाई आता है। काश मैं उनका भी पॉडकास्ट कर पाता। तो जरूर, अगर सर तक बात पहुंचेगी मनोज बाजपेयी सर तक तो जरूर बड़ा वो फैन हूं मैं उनका। बोलेंगे कि ठीक है नवीन प्रकाश आ जाओ मेरे पास। तो मैं उनको मैसेज करता हूँ। तो मैंने उस दरमियान मैंने किया कि सर आपके साथ काम करना है दोबारा। मैं बम्बई में काबा एक ही किया। तो उनका बुलावा आया और वो बोले कि देखिए, उन्होंने मैसेज किया कि बिल्कुल आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके लायक जो भी होगा आपको मिलेगा। और एक दिन मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था सुधीर मिश्रा के साथ, और मोबाइल साइलेंट मोड में था और मैं मॉर्निंग वॉक करने के बाद मोबाइल निकाला तो मिस कॉल मनोज बाजपेयी का। तो मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कॉल बैक किया और उन्होंने कहा कि आप अक्सा बीच पे आइए। और वहाँ अक्सा बीच पर आ जाए का करत बने। हाँ, तो हम अब हमारा टाइम लागी तनकी सा क्योंकि तो तनी जल्दी आ जाए कुछ बात करे के बाद। और हम गए वहाँ उनके वैनिटी वैन में और डिस्कस हुआ और उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी के साथ मिलके काम करना है। तो इस गाने में खास तौर से मनोज तिवारी का बहुत बड़ा योगदान है। इस गीत को मतलब दोनों लोगों का है। मनोज बाजपेयी और मनोज तिवारी की देन है कि ये गाना इतना बड़ा बन के आया। नहीं सर, ये गाना बहुत जबरदस्त है। मैं आपको पहले हम लोग गुनाहगार नगरी वर्ड का जिक्र मैं किया था ना। हाँ, मेरे लिए वो गजब की जेकर बाग का कलेजा है ना। आप सुनाइए सर उसको फिर। हाँ, वो चूंकि वो गा के ही वो अच्छा होता है, गा के अच्छा होता है। गायकी में ही वो जमता है। गायकी में और क्या गाया है उन्होंने और क्या बीट है उसका, बहुत अच्छा किया है। और उसी तरह का इतना बना है सर मीम और रील उस पे ना। और इसी तरह का मनोज तिवारी फिर से गाया है। इस बार यूपी पे रहेगा। तो मैं अपने श्रोताओं दर्शकों को मैं बोल रहा हूँ कि आप इंतजार कीजिए। मनोज तिवारी की आवाज हमारे पॉडकास्ट पर पहली बार मैंने जिक्र कर दिया है कि ये इसी अंदाज में उत्तर प्रदेश पर भी कुछ आने वाला है। बिहार पे तो हो गया, अब इस बार उत्तर प्रदेश पर भी आने वाला है। उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहने वाला है। नहीं, हाँ, वो एक जमा के आएगा एक। ये बात है। क्या गाना और क्या लुक था सर मनोज सर का। और क्या जबरदस्त। और पूरे इलेक्शन में मतलब जो भी अगर कोई भौकाल से चल रहा है ना, किसने थार खरीदा तो ये गाना लगाना है, फॉर्च्यूनर खरीदा तो ये गाना लगाना है, बुलेट पे चल रहे हैं तो ये गाना लगाना है, स्वैग में चल रहे हैं तो ये गाना लगाना है। और आक्रोश इंडिया, पैन इंडिया चला है। बिल्कुल, मतलब बम्बई में काबा, आइए ना हमरा बिहार में, बाग का करेजा, और माटी में सोना हेराइल बा। 4 तो बड़े स्तर पे वायरल हुए। मैं तो और 5वें नंबर पे ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है। मैं तो सर माटी में सोना हेराइल बा जी, तो मेरे बस की चीज है मतलब नहीं। मनोज तिवारी सबसे ज्यादा प्रभावित थे कि
भीड़ में ऐसे छिटा गई नहीं जैसे हाँ। कि बोरा से सरसों छिटाइल बा। सर इसी बात पे कल मैं सुबह 4:30 बजे चाय पीने के लिए गया था। हाँ, वो लाइन मैंने फिर से महसूस किया ना, सुनता बहुत बार रहा था, लेकिन कल मैं आपको 2-3 घंटे से सुन रहा था ना जी, तो बोरा से सरसों छिटाइल बा। मैं वो सरसों का देख सकता हूं, मैं छिटाते हुए महसूस कर सकता हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे चाय पीना पड़ा सुबह 4:30 बजे, वो नींद नहीं आई, और मैं कुछ भी ऐसा सुन लेता हूँ, रचना तो हो जाता है मेरे साथ में ऐसा। तो नवाकाश के इस मंच से, जी सर, इस चैनल से मैं एक किस्सा जो अभी तक नहीं बोल पाया, जी। वो अभी याद आ गया। जी सर। मोती बीए बहुत ही पुराने फिल्म गीतकार और भोजपुरी के बहुत बड़े पोएट रहे हैं। हाँ। और वो देवरिया के बरहस जिले से थे। जी सर। मेरे जो तीसरे गुरु हैं वो हैं अशोक द्विवेदी, जो पाती पत्रिका के संपादक हैं। जी सर। तो मोती बीए के ऊपर एक विशेषांक आया था, मोती बीए पर केंद्रित विशेषांक, और उन्होंने कहा कि उसकी ढेर सारी प्रतियां उन्होंने मुझे दी पहुंचाने के लिए कि तुम देवरिया चले जाओ बरहज और उनको ले जा करके देना। तो मैं बरहज पहुंच गया। तो मैं बहुत अपने को उसमें सौभाग्यशाली मानता हूँ, लकी मानता हूँ कि मैं मोती बीए से मिला हूँ। अरे वाह। मैं गया और उनके बारे में किस्सा है कि वो पान खाते हैं। तो उनके घर के आसपास पहुंच गया, एक पान की दुकान देखी। तो मैंने उनसे कहा कि पान वाले से मैंने कहा कि भाई मैं मोती बीए के घर जा रहा हूँ और उनके लिए आप पान लगा दो। तो पान वाले ने कहा कि देखिए अब वो पान नहीं खाते, डॉक्टर ने उनको मना कर दिया है, और वो पान यहीं से जाता था। अच्छा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लगा दो, मैं लेके जाऊंगा। तो मैं पान लेके गया और वो बोले कि डॉक्टर ने मना किया लेकिन मैं आज खाऊंगा, और वो पान खाए और हम घंटों बातें किए। उस दौर की तस्वीरें भी हैं। और तो मैं नवाकाश के इस मन से इस बात का जिक्र करना चाहता था कि मैं मोती बीए से मिल चुका। अरे मेरे लिए बहुत खुशी की बात है सर। और मैंने मतलब ये प्लेटफॉर्म शुरू किया इसी वजह से शुरू किया सर कि आपकी और आपके जैसे वो कालजयी रचनाकार जो है वो उनकी बातें हमारे श्रोता तक पहुंच पाए। जब मैं शुरू कर रहा था तो लोग हमसे पूछ रहे थे कि तुम क्यों शुरू कर रहे हो, क्या है कारण, तुम्हारा क्या अलग होगा। मैं बोला मुझे पता नहीं मेरा क्या अलग होगा या क्या खास होगा, मैं बस ये चाहता हूँ कि लोग आके बोलें अपनी बात और इस तरह से बोलें कि वो एकदम फ्री फील करें, कोई बीच में रोक टोक नहीं हो, उनको कोई ये नहीं हो कि क्रॉस क्वेश्चन बहुत हो जाता है, वो मुझे नहीं चाहिए था। तो मैं बोला आप फ्री होके बात करें। और दूसरी एक मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी सर, जो मैं मानता हूँ मेरे हिसाब से इस बिल्डिंग का मालिक जी और यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड दोनों बराबर सफल है। हाँ जी, क्योंकि ये 12,000 में अपना परिवार चला ले रहा है, खा ले रहा है और परिवार को जिंदा रख ले रहा है, और ये अपना रेंज रोवर पोर्शे जो भी गाड़ियों में चल रहा होगा ये तो जरूरी नहीं है कि हर गीतकार जो है वो समीर बने, साहिर लुधियानवी बने या कैफी आजमी बने। कोई एक गाना भी लिखा है और वो गाना है मतलब हाँ बिल्कुल दिल को छू गया है, तो वो भी एक रचनाकार है, फनकार है, और उसको भी पहचान मिलनी चाहिए। और उनके पास भी वो अनुभव है बिल्कुल, जो हम उनसे बात करेंगे तो जो मिल सकता है बिल्कुल। और हमारे तो मतलब जो है इंडस्ट्री के और हमारी दुनिया के, तो मेरे लिए तो आप ही कैफी आजमी और आप ही हमारे शैलेंद्र और साहिर लुधियानवी हैं, हम वो तो आप हैं ही। आपने ये बात कही तो मैंने मजाक में ही एक लाइन लिखी है कि खेत पसीना खुशबू मिट्टी सब रचने में माहिर हूँ। खेत पसीना खुशबू मिट्टी सब रचने में माहिर हूँ, कभी कभी तो लगता है मैं भी बलिया का साहिर हूँ। अरे वाह तो मैंने ऐसे ही मजाक में ये लाइन लिख दी थी अपने लिए। नहीं सर, आपने साहिर साहब से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मेरी पीएचडी की शुरुआत ही उसी से है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। वाह, तो मेरी पीएचडी भी साहिर लुधियानवी से शुरू है। नहीं, बहुत बढ़िया सर। और आपको मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि, और एक बड़ी अच्छी बात मैं कह रहा हूँ सर, कि जो हम जैसे बिहार से हैं, जो हमारा मदर टंग है वो अंगिका ही बोलते हैं, वो हिंदी नहीं बोल पाती हैं अच्छे से। तो माँ से, नानी से, दादी से अगर बात होगी तो हमको थोड़ा कमरे से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि हमको उसमें अपने लैंग्वेज में बोलना पड़ता है। हाँ, की गए, की हाल हो, ठीक हो, गोड़ लागे छियो,
गोड़ लागे यो ऐसे हाँ, करके बोलना हाँ, पड़ता है हमको। जी। तो वो भाषा यहाँ पे क्या है, वो थोड़ा सा आ गया कि मतलब अलग नजर से देखते हैं। और हम जब हिंदी बोलते हैं तो हमारी जो बिहारी वाली टच आ जाती है, तो लोग थोड़ा सा एक वो नकारात्मक भाव से देखते हैं। क्या हमें कई लोगों ने बोला भी है कि यार तुम स्टेज पर जाते हो, एंकरिंग करना चाहते हो, बोलना चाहते हो, तो अपना डिक्शन ठीक करो, अपना बोलने का तरीका ठीक करो। मेरा मानना है कि जो मेरा है वो मेरा है, और मैं वैसे रहना चाहता हूं। और ये आपको देखने के बाद, आपके गानों को देखने के बाद, मैं अपनी गली में खो जाता हूं कि जिन शब्दों पर हम बात करके हंसते थे, उस पर आपने लोगों को झुमाया है और पैसा भी कमाया है। कि कंफ्यूजिया रहे हो का बे, काहे कंफ्यूजिया रहे हो, नर्वसा रहे हो। हाँ, और इस पर आपने जो है डॉलर कमाए हैं। है ना, और दूसरों को कमाए भी हैं। जी 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 जी, आपने, क्योंकि प्रोड्यूसर भी कमाए हैं ना, डायरेक्टर भी कमाए हैं, और वो ये वो हमारी गली की बात है। हाँ, वो जो टायर चला के हम लोग है ना गली में, हाँ, जिन बच्चों के साथ हम खेले हैं, वहां जो भाषा है, उस भाषा को आपने गीत का रूप दिया है। जी जी, और वो गीत कालजयी बने। जी जी, तो इस चीज से मैं काफी प्रभावित हूँ सर आपसे। जी जी, बहुत शुक्रिया। तो सर एक कविता कोई या गाना कोई आखिरी बार आपसे सुनना चाहेंगे? ठीक है, मेरी एक कविता है काहे, जिस कविता को मैंने सुनाई थी जेएनयू के दिनों में, और केदारनाथ सिंह उस मंच पे थे, और उन्होंने अखबार में एक आर्टिकल लिख दी थी मेरे बारे में। वो आर्टिकल छोटे शहरों में जीवन की लय करके कब्रिस्तान में पंचायत किताब में है एक चैप्टर, जिसमें मेरा अनाम जिक्र है। हाँ। केदारनाथ सिंह की उस किताब में मैं वही कविता सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए सर। कि हम पुछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान, हम पुछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान, के चलावे चांद सूरजवा काहे रात जोरिया बा, के चलावे चांद सूरजवा काहे रात जोरिया बा, रतिया भर चमकेली जोन्ही काहे नील बदरिया बा, काहे ओस बदरा से चुए, काहे ओस बदरा से चुए, कैसे भीजे छपरी छान, हम पुछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान, हम पुछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान, तो के चकोर के आग खियावे, के चकोर के आग खियावे, के हंस मोती चुगवावे, के चकोर के आग खियावे, के हंस मोती चुगवावे, आ काहे बाढ़ नदिया में उठे, के हवा पुरवा लहरावे, केकरा कारण फूल खिलेले, केकरा कारण फूल खिलेले, काहे महके डांड सिवान, हम पुछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान, तो काहे सुगवा सुगिया के दौरे ठोरवा के छुए खातिर, काहे सुगवा सुगिया के दौरे ठोरवा के छुए खातिर, आ काहे बेकल महुआ बाटे भोरही में छुए खातिर, काहे लाला मजनू बन के दे देला दोसरा पर जान, हम पुछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान, तो घमवा के देखते ही देखते काहे मोम टेघर जाला, वाह, घमवा के देखते ही देखते काहे मोम टेघर जाला, आ काहे रात में सपना लौके होते भोर बाहर जाला, टिटहिरिया खेतवा में काहे रतिया सूते होई उतान, हम पुछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान, तो काहे कृष्ण के मथुरा जाते गोपिया होश मिटा गईली, वाह, काहे कृष्ण के मथुरा जाते गोपिया होश मिटा गईली, आ पौआ के पैजनिया ऐसन काहे टूट छिटा गईली, काहे उद्धव बाबा आके गा दिहले गोपियन के गान, हम पुछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान। और उसी समय ऐश्वर्या राय का जमाना आया। ये कविता मैंने लिखी है 11वीं क्लास में, और पीएचडी में जब आए तो ऐश्वर्या राय का जमाना था। तो एक अंतरा उनके लिए ऐड किया गया था कि के हिसाब से रंग भरेला तितली के पाखी में, वाह, के हिसाब से रंग भरेला तितली के पाखी में, आ काहे सजी समुद्र समाइल ऐश्वर्या की आँखी में, काहे सजी समुद्र समाइल ऐश्वर्या की आँखी में, काहे पहली रात से जरिया घूंघट में उतरेला चांद, हम पुछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान। आखिरी अंतरा है कि काहे गोल धरतिया डोले, काहे गोल धरतिया डोले, काहे भौरा गुनगुन बोले, काहे गोल धरतिया डोले, काहे भौरा गुनगुन बोले,
खोतवा से चिड़ई के बचवा काहे चू चू मुहवा खोले, काहे सागर कविता लिखे जेकर थोरही बुद्धि ज्ञान, हम पूछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बयान, हम पूछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बयान। वाह वाह, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। बहुत तो शुक्रिया। डॉक्टर सागर सर, आपको तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत और मैं ये प्लेटफॉर्म शुरू किया हूँ सर, और मैं चाहूंगा कि आप दोबारा हमारे मंच पर आएं, और मैं आपको वो जो आप यूपी वाला गाना आपका आएगा जी, और वो जब 100 मिलियन में मीम बनेगा तो उसके जी, बाद हम आके फिर बातें करेंगे जी। और कुछ अलग बातें करेंगे, और मैं थोड़ा और होमवर्क करूंगा आपके ऊपर, कुछ और अच्छा करेंगे, और तब तक आपकी और भी रचनाएं आ जाएंगी। और आपको तहे दिल से शुक्रिया, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ सर, ये बहुत भाषाई शुक्रिया दरिद्रता है नवीन हमारी। प्रकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी।